तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है ना। और ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर आप लोग देखो ना तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ग्रेविटेशन चैप्टर से अभी तक मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका ग्रेविटेशन में 2021 जो था आपका, इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। और कई बार आपका सिर्फ 2 साल ऐसे भी गए जिनमें कितना पूछा गया है आपसे? 1 क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर अल्टीमेटली एप्लीकेशन पार्ट है मैकेनिक्स का। किसका एप्लीकेशन पार्ट है ये? मैकेनिक्स का। आपने जो फोर्सेस के बारे में पढ़ रखा है सारी वही फोर्सेस यूज होने वाली है, बट उस फोर्स का रीजन यहाँ पे क्या होने वाला है? ग्रेविटेशन। क्या होने वाला है? ग्रेविटेशन। ठीक है। आपको अगर मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब आप लोग स्टडी करते हो ग्रेविटेशन के बारे में, तो ग्रेविटेशन चैप्टर आता है मास की वजह से। किसकी वजह से आता है? मास की वजह से। जैसे आप देखोगे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, ठीक उसी प्रकार से मास की वजह से क्या आता है? आपका ग्रेविटेशन आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन होता है आपका, ग्रेविटेशन इट इज द प्रॉपर्टी या इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज ऑकर ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मास। किसकी वजह से आता है? जल्दी से बताओ। ये मास के होने की वजह से आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेविटेशन के ऊपर जो स्टडीज होती है ना, सबसे पहले माना जाता है कि आपका निकोलास कोपरनिकस करके जो एक साइंटिस्ट थे, कोपरनिकस करके जो साइंटिस्ट थे, कोपरनिकस के बाद आपके कौन से आए? केपलर। कौन आए? केपलर। और केपलर के बाद आए आपके आइजैक न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कोपरनिकस है वो सबसे पहले वन ऑफ द माने जाते हैं। कोपरनिकस, कोपरनिकस के बाद कौन आया? जल्दी से बताओ। केपलर। और केपलर के बाद जो अभी करंट स्टडी हम कर रहे हैं किस पे डिपेंड होती है? आइजैक न्यूटन। जो स्योफल वाला एग्जांपल है ना, वो यहीं से आया, तो उनका दिमाग स्योफल यहीं से खुला था। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर रियल फैक्ट में देखा जाए तो क्या हम ग्रेविटेशन के बारे में पहले नहीं जानते थे? तो आपको मैं बता दूं, जो अपने वेद है, वेदों में पहले से गुरुत्वाकर्षण बल पहले से मेंशन था। समझ में आया कि नहीं? जो वेद हमारे हैं उसमें क्या मेंशन था? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले से था। आपको बता दूं, अगर आप रामायण काल देखो, ठीक है ना, उसके बाद जो कृष्ण जी का टाइम देखो, उस समय से भी हम लोग प्लेनेटरी मोशंस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना जानते थे। हम लोग जो हमारी लाइफ की पॉजिटिव एनर्जी है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसके बेस पे थी? हमारी प्लेनेटरी मोशंस पे। आपको बता देता हूं कि जब आपके प्लेनेट एक एक्सिस पे आते हैं, ठीक है ना, तो उस एक्सिस की वजह से या तो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है या फिर निगेटिव एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं मुहूर्त। मुहूर्त बोलते हैं ना कोई चीज के लिए अच्छा टाइम स्टार्ट करने के लिए। तो याद रखो, हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से तो ये कोई नई चीज नहीं थी। हम हजारों सालों से इस बारे में पहले से जानते थे कि प्लेनेटरी मोशंस होता है, कितने प्लेनेट्स पहले से प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन हम लोगों को पता है कि अपने लोगों पे भरोसा ज्यादा होता नहीं है। हम अपनी ही साइंस को हमेशा पीछे करते गए, और डेट्स वाई हमें जो पढ़ना पड़ रहा है ना, वो हमें वेस्टर्न साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ रहा है। और उनके हिसाब से फिर क्या बोला गया कि कोपरनिकस ही हमारे पहले बंदे थे जिनने ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया था, और अब हम आइजैक न्यूटन को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ चीजें होती है, तो लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो देखो, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स acting between two bodies, acting between two bodies, acting between two bodies because of mass। समझ में आया ना? ये दो बॉडीज के बीच में लगता है, और किसकी वजह से लगता है? मास की वजह से लगता है। ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें ध्यान से, तो इससे रिलेटेड अगर बोला जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना आपका, सबसे वीक फोर्स होता है। क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स इन दिस अर्थ। वीकेस्ट, वो जो 4-5 प्रकार की फोर्स होती है उनमें सबसे वीक कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। समझ में आया कि यार? लेकिन एक चीज देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। क्या होता है? तो जो कितनी ऊंचाई से हम पत्थर को भी गिराएं तब भी वो फोर्स लग जाता है कि नहीं लग जाता है? तो आप ये बोलोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स।
समझ में आया ना। मैंने उस दिन आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारी वो कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है? इसका मतलब वो किस बात पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, वो नहीं डिपेंड कर रही होगी पाथ पे, लेकिन वो किस बात पे डिपेंड कर रही होगी? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में। तो आप लिखोगे द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्या है ये? इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। नोट करो जल्दी से, ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स हमारी होती है। समझ में आया कि है? लिखो जल्दी से इसको। अगला जो बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी एक प्रकार की सेंट्रल फोर्स भी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटर्स के बीच में लगती है, जिससे हम अगले वाले डेरिवेशन में प्रूव करेंगे। तो लिखो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये आपकी एक प्रकार से सेंट्रल फोर्स होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, एक पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन लोग ग्रेविटोन्स बोलते हैं। क्या होते हैं? ग्रेविटोन्स। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पर आती है और पार्टिकल्स के बीच में लगती है तो किसकी वजह से लगती है? ग्रेविटोन्स की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो इट इज कम्युनिकेटेड बिटवीन द टू पार्टिकल्स। इट इज कम्युनिकेटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स because of gravitons। समझ में आया कि नहीं आया? ये किस पार्टिकल्स की वजह से लगती है? ग्रेविटोन से। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, मुझे भी पता नहीं थी कल तक। इट इज एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटोन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी क्या या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो कैसे डिफरेंट है, कोई बता सकता है? यहाँ ड्रॉपर वाले भी बैठे हो तो आप लोग बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, ये दोनों आपस में डिफर कैसे हैं? नहीं, चलो ये मास आज तो खत्म हो गया। फोर्स का ऐसा क्या नेचर है जो दोनों में डिफरेंस है? नहीं, ये तो भी बोला गया आपको, वो नहीं। आपको मैं बता दूं, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को जमीन में मार फेंका हो और जमीन इतना भयंकर धक्का गया हो वापस आ गई हो? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये बात आपको ध्यान से समझना है। यानी ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जा सकती थी। लेकिन इतना सब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारी जानने की बारी है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करें। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग डालो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका कोई दूसरा नाम बताएगा क्या है? आ जाओ, इसका दूसरा नाम बताओ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। आगे देखो, इसको दूसरे जो नाम से जानते हैं, जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। हमें पता है कि ग्रेविटेशन हमारे सामने कब आया? जब हमारे सामने मास आया। इसका और अभी अभी देख के आयो कि हमें मिनिमम 2 मास चाहिए होते हैं। देखो हमने ये लिया m1 और ये क्या लिया आपका m2 मास की बॉडी, हाँ है ना। और अब हमें इनके बीच की दूरी लेना, देखो मैं आपको 3 प्रकार की दूरियां बता रहा हूं, आप बताना मुझे कौन सी दूरी इज बेस्ट वन। एक ये है आपका r, हाँ है ना। एक आपको यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरा देखो ध्यान से आप लोग, अगर मैंने यहाँ पे दूसरा कलर लिया
एक आर मैंने ये लिया, दिस इज R1, दिस इज R2, और एक आर मैंने लिया, दिस इज R3। विच वन इज प्रेफरेबल, बताओ जल्दी से। R2 इज प्रेफरेबल, बताओ क्यों? क्योंकि R2 जो हमारी है दो सेंटर्स के बीच में लग रहा है। क्यों हमें R2 लेना पड़ा, आपको बता दूं, बाकी जो पॉइंट्स आएंगे इन सबकी दूरी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। पर हमने सेंटर ऑफ मास चीजें जैसा कॉन्सेप्ट सुना है, ठीक है। हमने क्या सुना है कि अगर आपका कोई चीज का सेंटर पार्ट होता है तो जो प्रॉपर्टीज उस सेंटर पार्ट की होती है वही प्रॉपर्टीज उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की होती है ना। तो हमने सारी चीजों से बचने के लिए क्या किया, कौन सी दूरी चूज की, R2 दूरी को चूज किया। क्यों? क्योंकि वो आपके सेंटर्स के बीच में लग रही थी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने यहां से देखो क्या किया, दिस इज द डिस्टेंस R, हाँ है ना, एक्टिंग बिटवीन द टू सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। तभी इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या हुआ, जितने बड़े मास करते जाओगे उतना ज्यादा इनके पीछे फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। यानी फोर्स जो है वो मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दो मास है इसलिए दोनों मासों के प्रोडक्ट पे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। और आपको जितना इनको दूर दूर लेते जाओगे उतना ये कम होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, आर स्क्वायर पे। यही होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। देखो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्स, इसका नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? आपने देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज नोटिस करी कि क्या मिला हमें, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू, इसको मानोगे क्वेश्चन नंबर 1। हमने ये देखा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसको माना क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने इसको देखो क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कंबाइन किया। एंड व्हाट वी गेट हियर, वी विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जब जब हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे भी जब हमने हटाया तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कैपिटल G, दिस इज m1, दिस इज m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। दिस कैपिटल G इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। ठीक है, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, which is called ठीक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है जी की वैल्यू बताओगे जरा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस, यूनिट क्या होती है तो देखो न्यूटन, ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, m1 m2 नीचे आएगा तो पर केजी स्क्वायर। तो क्या हुआ न्यूटन, ये क्या जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या जाएगा, अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ये तो ऐसा ही थी। तो 6.67 ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, क्या हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 8। अब देखो न्यूटन को क्या लिख सकते हो आप लोग, डाइन, न्यूटन को क्या लिख सकते हो, मीटर को क्या लिख सकते हो, और किलोग्राम को क्या लिख सकते हो, लिखो जल्दी से, जल्दी इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से।
ठीक है, कोई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता है जी का? m-1 l की पावर आएगा 3 और t की पावर आएगा -2। तो इसका देखो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसके आगे लिखना है, दिस इज g बराबर m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2। नोट करो जल्दी से इसको। हॉस्टल वाले स्कूल की लिस्ट निकालो, नियर 100 किलोमीटर। हो गया, डन। चलो देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, हेडिंग डालो वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। इसका हमको वेक्टर फॉर्म बताना है, ठीक है। आप लोगों ने जब ये फॉर्मूला देखा था, देखो अभी नोट मत करना है, फॉर्मूला समझो। F बराबर जी की वैल्यू आपको पता है, जो कि एक नंबर के टर्म्स में है। M1 भी आपका एक नंबर के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा? M2 भी आपका क्या आएगा, एक नंबर के टर्म में आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन में अगर आप आर स्क्वायर करोगे तो वो भी किसके टर्म में आएगा, एक नंबर के टर्म में। देखो ये सारी चीजें मैग्नीट्यूड दे रही है, पर इनमें से कोई भी चीज डायरेक्शन नहीं दे रही है। तो डायरेक्शन हमें पता है, देखो दिस इज m1 m2 और ये इनके बीच की दूरी क्या है, r। ये इनके बीच की दूरी क्या है आपकी, r है कि हाँ है ना। आपको पता है अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट टेबल पर रखे हुए हैं तो या तो ये इसको ऑब्जेक्ट को इधर धक्का दे सकता है या तो वो इधर धक्का दे सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसको धक्का दे रहा है तो या तो ये इधर धक्का देगा या तो ये इधर, इस तरीके का ही काम हो सकता है ना। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक दूसरे को रेडियल डायरेक्शन में, यही थी ना आर, आर इज द रेडियल डायरेक्शन, या तो आर के अलॉन्ग ये आगे धक्का दे सकता है या पीछे धक्का दे सकता है। तो आर के अलॉन्ग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से। आर के अलॉन्ग को कैसे करते हैं, जैसे एक्स के लिए आई कैप होता था, वाई के लिए जे कैप था, जेड के लिए क्या था के कैप, इसलिए आर के लिए क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड था और मैग्नीट्यूड में हमने काय का मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्शन का, तो ये क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया ये सब। देखो द ऑब्जेक्ट at which gravitational force is acting, the object at which gravitational force is acting, the object at which gravitational force is acting, its direction will be along r cap। इसकी डायरेक्शन किस दिशा में होगी, r cap। so what can we write here, वेक्टर f बराबर दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज m सॉरी f बराबर क्या हो जाएगा g, दिस इज हो जाएगा m1, दिस इज m2 बाई r स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा r कैप। कोई बताएगा r कैप का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर r कैप। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ में आएगी यार, इसको आप नॉर्मली याद रख सकते हो, इसकी जगह हम लिख दे कि नहीं लिख दे। तो ध्यान से देखना, जैसे ही आप आर कैप की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, व्हाट यू नोटिस हियर, वेक्टर एफ बराबर क्या मिला आपको जी, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज r और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर r अपॉन, कोई दिक्कत क्या, वेक्टर r अपॉन r हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इस पे देखो आप लोग का क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ r स्क्वायर है ना। सो एफ बराबर देखो क्या हो जाएगा, दिस इज जी m1, दिस इज m2, ये क्या हो जाएगा r क्यूब और ये क्या हो जाएगा वेक्टर r। नोट करो जल्दी से इसको।
नोट हो गया? ठीक है ना? अब देखो इसको और चीज को समझते हैं। लिखो, क्या ये वेक्टर जो फॉर्म हमारा निकल के आया, जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है? हमें ये प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है? उसके लिए हम लोग देखो समझेंगे। पहले ये लिख गया आप लोग का ना? ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो हमने क्या लिखा, जो हमारा थर्ड लॉ निकल के आया था, थर्ड लॉ का हमें प्रूफ देखना है। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। समझ में आया ना? देखो हमने इसके लिए एक चीज समझी, दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, एंड ये कोई ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन है ए, दिस इज द पोजीशन ए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिए मैंने, x1 y1 z1, ऐसा भी दे सकते हैं। वरना आप चाहो तो आप क्या करो, पोजीशन वेक्टर भी लिख लो। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है जल्दी बताओ, वेक्टर r1। इसका पॉइंट बी ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है जल्दी बताओ। और इनके बीच का हमें ध्यान से देखना है कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है। मान लो इसका मास कितना दिया गया है, इसका मास कितना दिया गया है, m2, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्या निकालने वाले हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू, यही करने वाले कि नहीं करने वाले? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m1 इंटू, और आपको डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, ए बी लेना पड़ेगा या बी ए लेना पड़ेगा? यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो फोर्स ऑन बी, ठीक है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी ए। क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पे आपने एक चीज नोटिस करी थी, दिस इज क्यूब, और ये क्या हो जाता था, वेक्टर। यही हुआ था कि नहीं हुआ था, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत गई क्या? जो हमारा पिछला फॉर्मूला है, हमने इसी को तो आगे कंटिन्यू किया कि नहीं किया? तो हमें क्या मिल गया, ध्यान से देखो, जी m1 m2 आरबीए और आरबीए का क्यूब। कोई बताएगा ये आरबीए क्या निकल कर आएगा? तो देखो इसको हमें कैलकुलेट करना है, हमने उसके लिए फॉलो करेंगे ट्रायंगल लॉ। हम लोग क्या फॉलो करेंगे, ये आपका आर बी ए था, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर r1 सेम डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर आर बी ए है ना, सुनना है कि है, और ये बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, वेक्टर, तो आर बी ए बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया, और इसके मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, नहीं कट कर दे, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट वी गेट हियर, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्या निकलेगा जल्दी बताओ, जी, दिस इज m1, दिस इज m2, और क्या आ गया, मोड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और एक हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आया ना? जल्दी बताओ, लिखो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो कोई डाउट तो नहीं ना आप लोग को? क्यों योगेश, समझ में आ गया? और तुमको मयंक, पक्का? क्या हो गया, लिखो जल्दी से। हो गया? नोटेड, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर हमारा यहाँ पे आर बी ए आप ले रहे थे, तो आपने क्या किया था, R2 माइनस R1,
तो अगर ये आर ए बी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है अगर आप फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, क्या कर रहा हूं मैं, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे किसी को याद हो सकता है। दिस इज M1, दिस इज M2 और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, होल क्यूब, और क्या हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर, हाँ है ना। अब इससे माइनस साइन जरा कॉमन ले लो, आपको पता है मोड के अंदर तो माइनस लेने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो देखो माइनस कॉमन लिया तो ये तो वैसे ही हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस, ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा पिछला वाला लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी ए बराबर, तो जी M1 M2 R2 माइनस R1, तो हम इसको उठा के क्या रख देंगे जल्दी बताओ, हम इसको उठा के देखो क्या रखेंगे, ये तो आपका ए बी वेक्टर था ही, माइनस लगा हुआ है, और माइनस का पूरा टर्म कौन सा मिल गया। अगर आप माइनस साइन को हटा दो तो दोनों चीजें सेम लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, तो भले ये डायरेक्शन वाइज अलग है पर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका हेंस इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, हेंस इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, लिखो जल्दी से। और याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ में आता है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है ना, आगे देखो, लिखो जल्दी से फिर आगे देखते हैं। हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पीछे दोनों को समझ में आ रहा है ना आज, पक्का, टीचर तुम्हें दिख रहा है, ऐसे थोड़ी आगे बैठ जाया करो, तुम लोग भी गर्ल्स को आगे बैठने दे दिया करो, क्या बचपन से कॉम्प्लेन की कमी थी, मैं नहीं हट सकता पागल। हो गया ये, नेक्स्ट पार्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, एम मास का ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, हम उसको एक फिक्स कोई भी डिस्टेंस पे रख देते जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, आप बताओ मैक्सिमम फोर्स कब होगी, यानी जब एम को तोड़ो आप दो हिस्सों में तो कितने कितने हिस्सों के हिस्से में तोड़ा जाए कि वो आपका मैक्सिमम फोर्स दे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान से देखो, अगले में लिख रहा हूं मैं, जैसे द मास एम, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा, मान लो वो M1 है और दूसरा मास क्या है M2, और इनको हमने रख दिया, तो बताओ M1 और M2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M फॉर मैक्सिमम फोर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो याद रखना हमेशा जब ये आधे आधे के बीच में कटते हैं तभी इनका सेंट्रल पार्ट में मैक्सिमम फोर्स निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आप जब बोलोगे कि M को अगर आप M/2 और M/2 में काटोगे ना तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या निकल कर आएगी, मैक्सिमम। लिख लो जल्दी से इसको। So if the M is divided in two equal parts, that is M/2 and M/2, in that case force will be maximum। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, दोनों केस को खुद इमेजिन करके सॉल्व करो, आपको वैल्यू निकल आएगा। आपको पता है सेंटर पार्ट में दोनों तरफ से बराबर रहेगा, नहीं चेक करके देखो डिफरेंस आएगा। हमें एक चीज को, हमें एक्शन रिएक्शन पेयर थोड़ी निकालना है, हमें एक जगह से निकालना है, आप समझ रहे हो ना। आगे देखो, क्वेश्चन है दिस इज M1 मास है, और ये क्वेश्चन ही है याद रखना, दिस इज M2 मास एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मान लिया कि कोई एक ये दिस इज द पॉइंट मास जिसका मास क्या है स्मॉल m,
और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 0। एफ नेट कितना निकल के आ रहा है, 0। तो ये आपको मान लेते हैं कितनी दूरी पर है ये, आर। फाइंड दिस आर इन टर्म्स ऑफ डी, m1 m2 एंड m। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो मासेस है m1 और m2, उनके बीच में कोई एक पॉइंट माना स्मॉल m जिसका मास है, वहां पर नेट फोर्स जो है ग्रेविटेशनल वो क्या है, 0। तो आपको आर की वैल्यू फाइंड करके बताना है। करो जल्दी से। हिंट ये है कि दोनों से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर कर दो, काम खत्म। क्योंकि आपको पता है जिस फोर्स के साथ ये इसको खींच रहा होगा, इस फोर्स के साथ इसको भी खींच रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो 0 हुआ। द आंसर विल बी डी, ब्रैकेट में अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। ये तो करो, ये तो सरल है। और ड्रॉपर वालों को तो ऐसा चार्ज वाले केस में भी क्वेश्चन मिल चुका है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन स्मॉल m, फोर्स ऑन स्मॉल m ऑब्जेक्ट ड्यू टू m1, किसकी वजह से निकालना है पहले हम लोग, m1 की वजह से। सो व्हाट वी गेट हियर, f1 बराबर g, दिस इज कैपिटल m1 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। हम अभी डायरेक्शन को मैटर ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए 0 निकल आएगा। नाउ सिमिलरली व्हाट यू हैव टू फाइंड, फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू किसकी वजह से, जल्दी बताओ, m2 की वजह से। सो व्हाट यू गेट, f2 बराबर g, दिस इज क्या हो जाएगा, कैपिटल m2 स्मॉल m। अब देखो ध्यान से, टोटल क्या था, d, कितना निकल गया, r, तो बचा कितना फिर, d माइनस r का होल स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। आपको पता है ये जो फोर्स दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, तो आप देखो यहां से क्या करोगे, इक्वेट करोगे, F1 बराबर F2, F1 बराबर क्या कर दोगे, सो व्हाट वी गेट हियर, G कैपिटल M1 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, G, दिस इज कैपिटल M2 M, और ये क्या हो जाएगा, D माइनस R का क्या गया, G से क्या गया, G, और स्मॉल m से क्या गया, स्मॉल m। है ना। सो व्हाट वी राइट हियर, d माइनस r का होल स्क्वायर इधर ला दोगे, अपॉन में क्या है, r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m2 डिवाइडेड बाई, है ना। अब आपको पता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a बाई b का होल स्क्वायर। तो व्हाट वी राइट हियर, d माइनस r डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m2 बाई, आगे समझ में नहीं आया, है ना। ओके देन हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो व्हाट वी राइट हियर, d बाई r डिवाइडेड बाई r, दिस इज अंडर रूट m2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m1। कोई दिक्कत क्या, यही तो चाहिए था हमें इस टर्म में आंसर। हम d बाई, देखो इसको करें, d बाई r माइनस r बाई r क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट m2 डिवाइडेड बाई m1। हाँ है ना, ठीक है, ओके। सो d बाई r बराबर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, अंडर रूट m2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m1 प्लस 1। हाँ है ना, उस साइड जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा। तो देखो d बाई r, सो व्हाट वी राइट, दिस इज m2 अंडर रूट के अंदर प्लस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट m1 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1। कोई दिक्कत क्या, हमें d चाहिए था या r चाहिए था, r, तो हमें r ऊपर चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करोगे ना, देखो क्या हो जाएगा, दिस इज r बाई डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट m1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस, सो r बराबर क्या निकल के आ गया, d। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे करते हैं हम लोग,
आप लोग दोनों पॉइंट से फोर्स निकालो, फोर्स को इक्वेट कर दो और वहां से वैल्यू निकाल लो। समझ में आ गया सब? लिखो जल्दी से, पीछे कर दूं क्या? लिखो जल्दी से यहां से, लिखो जल्दी से। आया सर मैंने? नेक्स्ट टॉपिक इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये लिख जाए तो बताना। आप लोग को इस बात को समझना है कि इसको जितना आसानी से समझोगे उतना ही आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। फिजिक्स अल्टीमेटली ना पेशेंस का काम होता है। अगर तुम्हें जल्दी जल्दी करना है तो कभी फिजिक्स तुम्हारे अंदर नहीं आएगी सॉल्व करते टाइम, वो टाइम लेगा। अभी शुरुआत में जब आप लोग लगाओगे तो आपको इरिटेशन भी फील कराएगा। ठीक है, so everybody just note down this। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसके बाद, खतरनाक खतरनाक। जैसी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हुआ और उसके आई न्यूमेरिकल्स, नहीं वो सीधे ऐसे भी दे देते प्रोजेक्ट बनाने टाइप का। प्रोजेक्ट में भी क्या होता है, पूरी क्लास का सेम ही होता है, कोई एक बनाता है और उसके बाद सब में बट जाता है वो। कंप्लीट हो गया ये? तुम सारे आ जाओ इधर पे, करना है लंच। हाँ, ग्रेविटेशन को डन दिस। नेक्स्ट वाली जाऊं, लिख रहे हो अभी? लिख लो जल्दी करो। हो गया? ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में हेडिंग डालो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हाँ आ जाओ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, देखो अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, ध्यान से देखना। दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी। मान लो दिस इज द F1 फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, F2 एक्टिंग, दिस इज F3 एक्टिंग फ्रॉम सम डायरेक्शन एंड F4 एक्टिंग ऑन सम डायरेक्शन। ठीक है ना, तो अगर हम इस पे नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? वेक्टर एडिशन। तो आप बोलोगे इफ टू और मोर फोर्सेस, इफ टू और more forces, if two or more forces acting at any point, acting at any point, then the net force, acting on that point, ajo, acting on that point will be given by vector addition of individual forces। आ जाओ,
पूछना नहीं, आ जाओ जो। देखो अगर किसी पॉइंट में दो या उससे अधिक बन जाएंगे ना सब लोग, अगर किसी पॉइंट आगे आ जाना, थोड़ा सा खिसका लेना, तुम लोग खिसका लो आगे। इफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग एट एनी पॉइंट देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट विल बी गिवन बाय वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान से देखो होगा क्या, अगर हमें इस पॉइंट पे मान लो दिस इज द पॉइंट पी, अगर एफ ऑफ पी निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, वेक्टर F1 करोगे कि नहीं करोगे, प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 और प्लस वेक्टर F4। लिख लो जल्दी से इसको, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4। आप लोग का यूनिवर्सल लॉ बस छूटा है जो तुम पढ़ चुके हो, यहां से इंपॉर्टेंट है। लिखो जल्दी से, if two or more forces acting at any point then the net force acting on that point will be given by vector addition of individual forces। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट बहुत छोटा है लेकिन इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल। उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखो जल्दी से आप लोग, पहला या एप्लीकेशन भी बोल दो, न्यूमेरिकल लेके अपन एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, having mass, here the mass is small m, here is also a mass small m and this mass is also a small m. The distance between them is small a. Got the point or not? The question is about find the net force, find the net force acting on any point। आपको किसी भी एक पॉइंट पे नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन पार्ट। इसका मतलब है आप लोगों को समझना, वेक्टर एडिशन के जितने भी रूल थे वो सारे के सारे यूज होने वाले, ही आपके लिए हिंट हो सकती थी। ठीक है, तो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि अगला आप करोगे। आपको पता है इन दो, ये वाले सपोज करो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात करें, हाँ या ना? इस वाले पे या तो ये वाला फोर्स लगा सकता है या तो ये वाला फोर्स लगा सकता है। मान लो कि दिस इज, ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है जल्दी बताओ, F1, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सुन में आएगी ना? तो इस वाले को ये वाला खींचेगा ना अपनी तरफ कि नहीं खींचेगा, और ये वाला भी इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका F2। हाँ या ना? कोई दिक्कत क्या? आप सबको बता दूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री या 60 डिग्री। तो ये एंगल इन दोनों फोर्स के बीच में क्या है, कहानी में ट्विस्ट आपको पता, वेक्टर एडिशन में अगर एंगल दिया जाता था तो कौन सा फॉर्मूला लगता था, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F1 कैसे निकलेगा, m इंटू एम, यानी जी एम इंटू एम बाई ए स्क्वायर। F2 कैसे निकलेगा, जी M1 m इंटू एम बाई ए स्क्वायर, और थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। शुरू कर दो, आगे बात समझ में सबको, आगे समझ में, लगाओ जल्दी से। क्या हो गया, सही सही है, सही है, आगे ना समझ में ना, ये तो सरल था, अभी और आगे आने वाली कहानी, ठीक है ना? तो देखो आप लोग क्या करोगे, अगर हम सपोज करो अगर इस ट्रायंगल को नाम दे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो देखो क्या बात बंद करना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो हाउ कैन यू फाइंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोल सकते हैं हम लोग F1 बराबर G, दिस इज M डिवाइड,
हाँ किसका, ये वान्य बेवकूफ लड़की है। सो F1 बराबर जी एम एम बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली आप लोग क्या निकालोगे, F2, बात बंद करो, जी एम इंटू एम बाई क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। आप लोग चाहो तो एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम है ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, F1 बराबर F2 बराबर इसको काय में ले लोगे जल्दी बताओ, F में। और आपको देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, और ये क्या हो जाएगा कॉस 60। समझ में आया कि नहीं है, तो एफ नेट बराबर क्या निकल के आ गया, तो देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है cos 60। cos 60 कितना होता है, ठीक है 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सो एफ नेट कितना निकल कर आ जाएगा, देखो 2f स्क्वायर इधर पे और बाजू से क्या बचेगा एफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3f। आ गया कि नहीं आ गया ये, ठीक है ना। एफ की वैल्यू कितनी थी जल्दी बताओ, ये पूरा ध्यान से देखना, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई √3, एफ की वैल्यू कितनी थी जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सबका आ गया था कि नहीं आ गया था, समझ में आया कि नहीं आया, लिखो जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से, समझ में आ गया ना। इसको नोट करो, अगला वाला और टफ है। हो गया, अगले वाले में क्या होगा, 4 पार्टिकल्स आपके स्क्वायर्स पे रखे हुए हैं, जिनका हो गया वो कर सकते हैं। 4 पार्टिकल्स आपके स्मॉल एम मास के कहां पर रखे हुए हैं, कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, और साइड दी गई ए, किसी एक पॉइंट पे आपको निकालना है। हाँ सबके मास एम और डिस्टेंस ए है। कौन, इतना ही आसान होता तो दिया थोड़ी होता। आगे समझ में ना क्या गलती की हमने, ये लिख गया सबका, सब समझ में आ रहा है, ये पहली बार में किया था अपन ने, समझना हर बार नया ही मिलेगा तुम्हें, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं किए थे, लिख गया था ना, लिख गया, हाँ कहा 3 है वहां देखो √3f आ गया ना। चलो देखो इस क्वेश्चन में, दिस इज अ क्वेश्चन वन मोर, क्या नहीं, देखो यहां पर मास m, यहां पर मास m, यहां पर मास m, और यहां पर भी क्या है आपका मास m, और साइड लेंथ कितनी दी गई a। इसमें आप किसी भी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करके बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताओ कैसे होगा, एक तो ऊपर अगर राइट साइड कॉर्नर नीचे वाला ले ऊपर एक जाएगा, एक साइड लेफ्ट जाएगा, एक रिजल्टेंट भी तो जा सकता है ना उस साइड, वो रिजल्टेंट भी कंसीडर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिगर से समझाता हूँ फिर आप इसको करके देखो, ठीक है। देखो मान लो इधर क्या लगा आपका, इधर क्या लगा आपका, आपको पता है इनका रिजल्टेंट इधर निकलेगा, इधर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मान लिया वो क्या निकल का है एफ डैश, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन एक इसको इधर भी तो खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा, और ये होगा आपका F3, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी नेट फोर्स कितना निकल के आया जल्दी बताओ, F3 प्लस, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, अब आगे लगाओ। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट √2 + 1/2, मैंने हिंट दे दी आपको, हाँ ठीक है ना। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे ये, फिर मैं इसको अच्छे से करा रहा, और
तुम लोग समझे अब कि नहीं समझे? फैज, मनीष, ये एक्स्ट्रा F3 कहाँ से आ रहा है? अरे इन दोनों का रिजल्टेंट। वो तो F डैश था ना। हाँ, अरे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश निकला, हाँ। पर ये वाले को ये वाला भी तो खींच रहा होगा, तो F3 नहीं निकलेगा। आलेख, एक स्क्वायर लो, चारों पे M1 M2 M3 M4 रखो, ठीक है ना, और साइड लेंथ A रखो, सेंटर पे कैलकुलेट करो। मैंने, हाँ देखना M1 M2 M3 M4 है इस बार, और सेंटर पे स्मॉल m है, साइड लेंथ A है, सेंटर पे कैलकुलेट करो। जिनका आ गया वो ये करे, इसी के अगला है वो M1 M2 M3 M4 ऐसे करके डाल दिए, बीच में M डाल दिया, साइड लेंथ A है, सेंटर पे कैलकुलेट करो M पे, स्मॉल वाले। √2 + 1/2। चलो मैं कराऊं क्या इसको? देखो अगर विद द कॉन्सेप्ट जाओगे तो मजा आएगा, और सीखने के मकसद से ही पढ़ो, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, और अगर सीखेंगे ही नहीं तो जिंदगी में नहीं बनेगा। हो गया? चलो अब स्टार्ट करते, जिनका नहीं आया ध्यान से देखो। ठीक है, वी आर टेकिंग दिस स्क्वायर, ओके, हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो होगा क्या, हमने यहाँ m मास लिया, दिस इज द मास m, दिस इज द मास m वंस अगेन, दिस इज द मास m, और दिस इज द मास वंस अगेन m, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट D। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन m, मतलब D, हमें कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? फोर्स ऑन D। किस किस की वजह से लग सकता है? तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि इस दिशा में फोर्स निकल के आएगा, हाँ या ना। इधर देखो क्या हुआ, देखो दिस इज F1, दिस इज F2, 90 डिग्री पे लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट यहां निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये रिजल्टेंट हमारा कितना निकल के आ गया? F डैश। क्या निकल के आ गया? लेकिन इस वाले पार्टिकल को ये भी तो खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? वो हमारा क्या हो गया? F3। ये क्या हो गया? यानी F डैश, और हमें क्या निकालना है? F3। तो हमारा आंसर आ जाएगा। F3 निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा F1। F1 बराबर क्या निकलेगा? G M इंटू M, तो ये क्या हो जाएगा? M स्क्वायर, और साइड लेंथ क्या है? A, तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन में, कोई दिक्कत क्या? F2 देखो क्या निकलेगा, अगर हम F2 की बात करें ध्यान से देखना, सो व्हाट वी राइट? F2 बराबर भी क्या निकलेगा? G M स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, वी नोज दैट कि F डैश बराबर क्या निकलेगा? F डैश बराबर क्या निकलेगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो तीसरा वाला टर्म खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या निकलेगा? F1 का स्क्वायर प्लस, आप सबको पता है दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो आप F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर रख दे क्या? तो ये क्या हो जाएगा? देखो जल्दी से, अंडर रूट, तो देखो √2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? F, और F की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? G M स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो आपने F डैश निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? अगर आपको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे। अगर ये A है और ये A है, तो ये कितना हो जाएगा? A√, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर F3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? G M इंटू M क्या हो जाएगा? M स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इस बार? √2a, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा ये? आगे बात समझ में नहीं आया तो क्या निकल कर आया, जल्दी से बताओ? G M स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसकी देखो ये क्वेश्चन 1 अगर थी जिसको आप यूनिकली ले रहे हो, आपका यहां से क्या निकला? 2, और यहां से क्या निकला? आपको 2 और 3 की वैल्यू कहां पुट कर देना है? 1 पे। कहां पुट कर देना है? सो पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ।
तो जैसे ही हमने gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो एक जगह ऊपर क्या आ रहा है √2 और एक बार नीचे जगह क्या आ रहा है 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। सर वो सेंटर वाला तो 0 आना चाहिए शायद। इफ दे हैव ऑल 4 इक्वल मासेस तो 0 हो सकता था। तो आपने एम ही बोला सर। m1 m2 m3 m4 2m by a square फिर ब्रैकेट में m1 plus m2 plus m3 ऐसे ही कुछ आएगा, करते हैं माइनस करके आएगा। ये आ गया समझ में आप लोग को? एवरीबॉडी जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, आप इसको लिख लो जल्दी से। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दूं ये तो सरल थे, इनमें से कोई नहीं आएगा, आएगा अगला वाला। क्या हो गया? ये सरल भी टफ लग रहा है। ये तो लॉजिक था यार, बहुत आसान लॉजिक था। और देखो बचपन की मैथ्स यूज कर रहे हो तो। समझ में आ रहा है ना? आ गया? अगला करो। 4 पार्टिकल्स लो, एक का मास m1 m2 m3 m4, चारों कॉर्नर्स पे रख दिया, सेंटर पे स्मॉल m रख दिया स्क्वायर के, और साइड है a। सेंटर पे कैलकुलेट करना है। फाइनल आंसर इज समथिंग डिफरेंट। एफ पर हाँ यही आया मेरा। नहीं, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 माइनस m3 का होल m3 माइनस m4 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया। ये लिख गया आप लोगों का? अलग अलग है। आपका हो गया ये? चलो आगे। This is a very logical question. Everybody just point out. This is the object of mass m1. This is the object of mass m2. This is the object of mass m3. This is the object of mass m4। ये क्वेश्चन था। This is the point of mass small m at the center and the side length आपको कितनी दी गई है? स्क्वायर है a दी गई है। तो आपको बोला कि सेंटर में आप कैलकुलेट करके बताओ। देखो लॉजिक सुनना, हम चारों डायरेक्शन को एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसा तो हमें पता है ना। हमने तरीका लगाया, जो हमारे पास बुद्धि नहीं है उसको हमने थोड़ा सा यूज किया। ठीक है, ध्यान से देखना होगा क्या, बात नहीं करना। इधर देखो, आपको पता है ये वाले ऑब्जेक्ट को ये वाला इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और ये वाले को ये कहां खींचेगा? समझ रहे हो ना? मान लो अगर ये a था तो ये क्या हो, और ये b था तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक इसी प्रकार से ये m3 वाला इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। तो अब हम क्या करें, अगर इसको तो इस रिजल्टेंट को ले रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसके लिए, अगर ये ले रहे हैं तो ये नेगेटिव, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? काम खत्म। अंडर रूट करके याद आओ कुछ आया समझ में कि नहीं आया? अब थोड़ा लगा के देखो जरा, शायद आ जाए। आ गया कि नहीं आ गया? माइनस कैसे हो रहा है? अरे अगर यहाँ देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें अब करके दिखाता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी और दिस इज पॉइंट ओ। ओके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना।
नोट डाउन करो, दिस इज द फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। समझ में आया कि नहीं आया? आप ओ पे निकालो किसकी वजह से, ए की वजह से। सो क्या हो जाएगा, एफ बराबर, अच्छा मुझे एक चीज बताना आप लोग ध्यान से, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा ए बाई √2 होगा कि नहीं होगा? उसका भी हम क्या करने वाले, आधा क्या करने वाले, तो ध्यान से देखना, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी, और ये कितना हो जाएगा, ए बाई √2 का हाफ, तो कितना हो जाएगा, ए बाई, गॉट द पॉइंट? सो व्हाट वी राइट हियर, देखना ध्यान से, अगर हम हाँ A/√2 ही होना चाहिए ना। अच्छा ये a√2 का आधा है ना, ओके इसका क्या होगा रूट, तो आंसर शायद इतना आता है क्या, a√2 था ना, और a√2 का अपन आधा करेंगे तो a/√2 ना, ओके ठीक है। इसको यहाँ पे रखो ध्यान से, दिस इज फोर्स ऑन ओ, किसकी वजह से ले रहे हैं हम लोग, ए की वजह से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m4, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, आगे बात समझना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कोई डायरेक्शन बताएगा, ओ से ए, क्या हो जाएगा ओ से, तो आप क्या लिखोगे अलोंग ओ से, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, उस साइड वाले को निकालो, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी की वजह से, तो देखो दिस इज फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, वंस अगेन जी, दिस इज हो जाएगा क्या m2, और ये क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, a बाई √2 का, और इसमें दिशा क्या हो जाएगी बताना, अलोंग ओ से, आई बात समझ में नहीं आया? अब ध्यान से देखना, ये दोनों निपटा ली ना आपने, तो नेट फोर्स अलोंग डायगोनल एसी क्या निकालोगे आप लोग, नेट फोर्स अलोंग एसी, तो देखना क्या हो जाएगा, हमने ए टू सी लिया, तो ये दिशा हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है, ये दिशा क्या है हमारे लिए पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो एफ ए सी बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ओ सी माइनस एफ ऑफ ओ ए। कोई दिक्कत क्या, ये दिशा हमने पॉजिटिव ली तो ये पॉजिटिव है, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा निगेटिव, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आने वाला जल्दी बताओ, जी एम बाई a√2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा जल्दी से बताना, m2 माइनस, कोई दिक्कत क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या, इसको मानो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली इन दोनों डायगोनल के लिए निकालोगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये वाला हमने ले लिया तो डेफिनेटली हमें फिर ये लेना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में निकल आएगा, तो ध्यान से देखना सिमिलरली यूज करने वाला हूं, सिमिलरली अलोंग, कौन सा डायगोनल लेने वाले हम लोग, डीबी, सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज एफ अलोंग डीबी बराबर क्या हो जाएगा जी, और यहां से क्या कॉमन ले लेते स्मॉल एम, नीचे से क्या कॉमन आ रहा था a/√2 का होल स्क्वायर, और यहां पे बचेगा क्या जल्दी बताओ, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, तो m3 माइनस, ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आप सबको मैं बता दूं, पिछले डायग्राम में जब हम जाएंगे, ये जो दिशा है ये निकली किसकी, डीबी की, ये क्या निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां जाएगा कि नहीं जाएगा जल्दी बताओ, रिजल्टेंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्या है, तो देखना क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एफ ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ, क्योंकि अगला कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ गया, दिस इज जी एम a√2 का होल स्क्वायर, यहां से क्या चल रहा था एसी के लिए आप बताओ जल्दी से क्या था, m4 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये पूरे में होल स्क्वायर है ना, तो इसमें भी स्क्वायर रहेगा ना, तो दिस इज जी एम, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका m3 माइनस का होल स्क्वायर, अगर ये कॉमन लेके बाहर जाए तो रूट खत्म हो जाएगा, और a/√2 से क्या बन जाएगा जल्दी बताओ ये लोग, 2gm/a² बनेगा कि नहीं बनेगा, और इधर पे क्या बचेगा m4 माइनस
m2 का होल स्क्वायर प्लस m3 माइनस m1 का स्क्वायर। आगे बात समझ में नहीं आ गया? दिस इज द फाइनल आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? था ना मजेदार? अब इसमें एंगल नहीं निकाला हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है एफ नेट, कभी एंगल भी निकालना पड़ेगा। लिखो जल्दी से, नोट करो इसको। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? किसी को कोई डाउट इस बात पे? ठीक है, वो आएगा, उनका ही कॉल बैक था। गेट द आंसर और नॉट? ठीक है ना? अगर हम लोग एंगल निकाले विद द हॉरिजॉन्टल थीटा अगर निकालने की कोशिश करें तो थीटा बराबर आप लोग याद रखना, जैसे टेन इनवर्स ये जो AC है एफ ऑफ AC, इसमें काय का भाग कर देंगे एफ ऑफ, इससे क्या निकल जाएगा आपका एंगल। सो इसको भी लिख लेना आप लोग, एफ ऑफ AC अपॉन एफ ऑफ DB। तो डेफिनेटली ये सब कट जाएगा आपका, मास के टर्म्स में थीटा का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ क्या आएगा निकाल के। ये लिख गया सबका? लिख ले एक सेकंड। बस टेन इनवर्स के अंदर। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर भी याद हो जाए तो काम बन जाएगा। आपको इतना डेरिवेशन नहीं, आपको सिर्फ इसलिए कराया गया कि डेरिवेशन बने तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट फाइनल आंसर रख के स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो, काम खत्म। देखो सेम हो जाएगा तो सेम रख देना है, अगर डिफरेंट हो जाएगा तो डिफरेंट। आपको पता है अगर चारों मास सेम कर दोगे तो सारे सारे टर्म जीरो बनते जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। आगे सबको समझ मेरी बात? नेक्स्ट लिखो जल्दी से। हो गया ना? अगला केस देखो वहां पे, अगर अब हम एक लोग वायर लेंगे, बिल्कुल पतला सा वायर लेंगे, उसको एक बार सेमी सर्कल बनाएंगे और एक बार फुल सर्कल बना देंगे, और दोनों बार हम एट द सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला केस देखते हैं। लिखो जल्दी से इसको, फिर डायरेक्ट ही लिखना है। हो गया? नेक्स्ट देखना। अब देखो अगला केस लिखना, इफ अ वायर ऑफ मास कैपिटल M and length capital L is bent into a semicircle, a object of small mass M
object of mass small m is placed at the center of curvature, then f बराबर देखो क्या हो जाएगा, दिस इज g कैपिटल M इंटू m स्मॉल l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। लिख लो जल्दी से। हो गया, देखो पाई से ये हो गया। अगला देखना क्या हो जाएगा, फुल सर्किल, इफ द सर्किल इज फुल, डायरेक्ट लिखना, इफ द सर्किल इज फुल देन एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0। खुद भी बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उससे तो आंसर नॉट डिफाइन हो जाना चाहिए। फिर बताओ, आपको मैं बता दूं, जब आप फुल सर्किल बनाओगे तो आपको पता है एक्शन और रिएक्शन पेयर साथ में आता है। तो अगर कोई चीज ऊपर खींच रही होगी तो कोई उसे कहाँ भी खींच रही होगी, नीचे। अगर लेफ्ट खींच रही होगी तो कहाँ खींच रही होगी, तो टोटल सबका मिलाकर के कितना हो जाएगा, 0। यानी हर पॉइंट की फोर्स का रिएक्शन पेयर भी अवेलेबल रहेगा। और सेमी सर्किल में ऊपर का तो हो गया, नीचे का कहाँ है कुछ। आगे समझ में ना। अगला देखो, एंड द लास्ट केस ऑफ टुडे, लिख गया ये? अब देखो एक रिंग लेना है हमको, ठीक है ना। रिंग का मास है कैपिटल एम, रिंग का मास क्या है, कैपिटल एम, और रेडियस है कैपिटल आर। रेडियस क्या है उसकी, ठीक है। एक एक्स पॉइंट पे हम लोग, तो देखो यहाँ पे कर जाएगा अ रिंग ऑफ मास, अ रिंग ऑफ मास दिस इज कैपिटल एम एंड रेडियस इज कैपिटल आर। रिंग ऑफ मास इज कैपिटल एम एंड रेडियस इज आर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता क्या, ठीक है इसी में ड्रॉ कर लेते हैं अपन। देखो दिस इज अ रिंग, ठीक है, दिस इज द रिंग ऑफ मास, क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल एम एंड रेडियस क्या दी गई है आपको, कैपिटल आर। ये एक पॉइंट पी पे आपने स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट एम का मान रखा है, जो कि कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। आपको इस रिंग की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करके दिखाना है। सो व्हाट यू राइट डाउन द फोर्स, डायरेक्ट आप याद रखो, फोर्स बराबर जी, दिस इज द कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम। जैसे देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। नोट करो जल्दी से इसको। इसका डेरिवेशन आपको अभी उसमें मिलेगा जब आगे फर्दर तो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें तो, लेकिन आपको डायरेक्ट इसमें जेई में क्या, देखो 11th में तो ये आता ही नहीं है सब, 11th में तो ये मतलब का है ही नहीं है। और इस जेई में आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें मिलता है। आई बात समझ में ना। तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपकी एक्स की क्या वैल्यू चूज की जाए कि फोर्स आपका मैक्सिमम हो, एक्स की क्या वैल्यू चूज की जाए तो फोर्स मैक्सिमम हो। अपने मन से ज्ञान नहीं देना होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा एंड, आप क्या करोगे, df अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। क्या कर दोगे, df अपॉन dx को, तो वहां से जो x की वैल्यू निकल कर आती है, और वो निकल के आती है r/√2। क्या निकल के आती है, तो हम ये डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि df अपॉन dx 0 रखने से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/√2। सो देखो फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स आपको क्या करना पड़ता है, df अपॉन dx को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r/√2।
√2 वो भी प्लस माइनस में, प्लस लोगे तो r बराबर क्या निकल के, x बराबर क्या निकल के आया, प्लस माइनस r/√2। जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका मैक्सिमम जो फोर्स निकल कर आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 है, दिस इज 2g कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और दिस विल बी r²। नोट करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स। आगे समझ में आया? तो ये r/√2 पे होगी, जब रखोगे यहाँ पे ना r/√2 और r/√2 तो ये आपको टर्म मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं अपन लोग।